स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी हो जाना। भाई साहब आपको स्कैरसिटी ऑफ ब्लड हो गया, स्कैरसिटी ऑफ लव हो गया, बहुत सारे को तो लव ही होता है, स्कैरसिटी प्यार की बहुत कमी है भाई साहब। किसी भी चीज का सामान कैसे तय होता है? जो उसके आसपास चल रहा होता है प्राइस। आप कोई दुकान खोलोगे, सामान बेचोगे, सामान का रेट कैसे तय करोगे? कैसे तय करोगे? जो मार्केट में चल रहा है वही रेट। अब हम ये कह रहे थे इससे पहले कि प्रोडक्शन सारे गुड्स कैसे कर सकते हैं। सोचो आप भैया, एक गुड्स को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे को गिराना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो रिसोर्सेज सब कुछ कर सकता है, वॉर गुड्स भी प्रोड्यूस कर देगा, बटर भी वही कंपनी बना देगी, वही कंपनी गन तोप गोले सब बना, ऐसा पॉसिबल है? हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है हम सभी लोगों के? कैसे हैं आप लोग? आई विश कि बहुत फिट होंगे, फाइन होंगे। जब आप मेरा नाम सुनी लेते हो, मेरी आवाज सुनी लेते हो, तो एक बात तो तय है कि भाई साहब जोश तो भरा रहने वाला है क्लास में। इसी जोश को बनाने के लिए आज एक ऐसा बैच जिसका नाम सुन के मुझे मोटिवेशन आ रही है, नाम है विजय बैच। नाम समझ रहे हो? ऐसा किसी एंगल से नहीं लग रहा कि यार 11वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी आर्मी की तैयारी जो है अलग सर करवा रहे हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये जो विजय बैच है आपकी विजय तक, यानी आपकी जिंदगी में जो आपने एम बनाया था 11वीं क्लास में टॉप करने का, उस तक आपको लेके जाएगा। आज बहुत ही बेसिक चैप्टर होने वाला है, नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन से छोटी छोटी बातों को जानेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, इस क्लास लेक्चर को पूरी तरीके से देखना है। हम हमेशा ही 10th 12th को लेके फोकस रहते हैं कि भाई साहब बोर्ड का एग्जाम है, इनको जरूर पढ़ाना है, इनको जरूर टॉप कराना है। नो, व्हाट अबाउट 9th और 11th? क्योंकि कहीं भी देखोगे 9वीं फेल, 10वीं करें, 11वीं फेल, 12वीं करें, तो इसका मतलब 10वीं और 12वीं पर ज्यादा जोर रहता है। बट फिजिक्स वाला पे ऐसा कुछ नहीं है। सब क्लास इक्वल है, सब बच्चा बराबर है, सभी को टॉप कराना हमारा एकमात्र मकसद होने वाला है। और मकसद आप समझते हो ना, मकसद मतलब एम, एम मतलब जीत, और जीत केवल तभी होती है जब हम विजय बैच से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस चैप्टर की बेहतरीन से। मेरा नाम है जोगिंदर सिंह चाहर, आप सभी लोग जानते हैं, मुझे ऑगी सर के नाम से जाना जाता है। हाल फिलहाल के दिनों में मुझे पता है आप लोगों के कमेंट में ये जरूर आएगा, सर आपकी तबीयत बैच में खराब थी, अब आप अचानक से आ गए हैं, बैच में 2-3 दिन से नजर नहीं है। तो देखिए भाई साहब, ऐसा है, तबीयत खराब होती रहती है। और तबीयत का क्या है कि उसका जो काम है वो कर रही है, और जो हमारा काम है वो हम करके रहेंगे। अंतरात्मा की कसम, आज आपको ये चैप्टर पढ़ा के खत्म करके जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, और बेहतरीन सा चैप्टर है। क्या होने वाला है आप सभी लोग जानते हैं, वन शॉट लेक्चर सीरीज की शुरुआत है आप सभी के लिए विजय बैच। विजय बैच, हाय, आप सभी जानते हैं बहनों और भाइयों कि ये वन शॉट होने वाला है। ओए, आप सब तो जानते ही हो। चलो, तो थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी समझ लोगे, इकोनॉमिक्स समझ लोगे, पहले इकोनॉमी फिर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी समझने की। तो देखिए क्या होता है, इकोनॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम है बच्चों, जो कि आपको, आप लोगों को जरिया बताता है, मींस टू वर्क एंड अर्न आवर लिविंग। देखिए एक इकोनॉमी में लोग आते हैं, जीवन जो उनका चलता है, खाना खा पी के चलता है, काम भी करते हैं। सो मींस टू वर्क, आपको क्या काम करना है, आपको क्या तरीके हो सकते हैं काम करने के, वो जिससे कि आप पैसा कमाएं और उसके बाद अपने जीवन को जिए। अर्न अ लिविंग, जीवन जीने के लिए जो कुछ जरूरी है, पैसा, पैसे को आप कमाएं, उसके बाद उससे जो चीजें खरीदनी है, जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खरीदे। यही आपकी इकोनॉमी का पूरा एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। सो इकोनॉमी इज व्हाट अबाउट? इकोनॉमी इज अबाउट अ सिस्टम। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स क्या, लोगों को क्या, मींस टू वर्क, काम के जरिए बताता है ताकि वो अपना जीवन चला सके। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। सो इकोनॉमी को छोटे लेवल पे मत समझो, इकोनॉमी में भारत का पूरा बड़ा लेवल। इस इकोनॉमी में क्या हो सकता है? सोचो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी संस्था है, भारत की इकोनॉमिक संस्था है, जहां पर आप लोग कमाते हैं, कमा के अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन को स्टार्ट रखते हैं। तो इस काम में हम क्या करते हैं? वी मेक द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। देखिए प्रोडक्शन करने वाला यानी प्रोड्यूसर कोई भी चीज बनाएगा, वो चीज बनाएगा जो आप चाहते हैं। कार इसलिए बन रही है मार्केट में क्योंकि हम चाहते हैं, खाना इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग चाहते हैं, है ना। ये जो प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि आप चाहते हैं। सो प्रोड्यूसर का धर्म है कि आपको वो चीज प्रोवाइड करे जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? इस एनवायरमेंट में, इस इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम बात करें सिंपल सी, आप सभी को कमेंट में क्या बताना है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज होती है? आप सभी लोग जानते हैं, ये वो चीज है जिसके थ्रू कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल होती है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसे चीजें जो प्रोडक्शन करने में मदद करती हैं। तो आपका सबसे पहले आता है बच्चे लैंड, है ना, दूसरा आता है लेबर, तीसरा आता है कैपिटल यानी पैसा, तीसरा आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेसमैन जो व्यक्ति होता है, उसकी कंपनी। अब आप सोचिए, इसके बिना आप प्रोडक्शन कहीं नहीं कर सकते। ये चारों चीजें बहुत जरूरी हैं। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन सब का यूज करके हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ क्या वो बनाएंगे जो आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारे यहाँ पर ऑल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारे हैं।
इन्हीं सब से कहीं ना कहीं हम लेते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज होता ही है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमारा काम चलता है, किसी का एग्रीकल्चर से, किसी का इंडस्ट्री से, किसी का ट्रांसपोर्ट से, और इन सभी को बनाने के लिए फैक्टर प्रोडक्शन की नीड होती है। तो मैंने दो टॉपिक आपको एक साथ बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी की बात करें तो तीन काम बहुत जरूरी है। पीसीआई, पीसीआई का मतलब है कि आपका प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ही समझ लो सबसे पहले, क्योंकि इसमें जब दो नाम जुड़ी गए हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सुनिए। आपके पास 10 रुपीज है, आपने उससे 20 रुपीज बना लिए, तो ये क्या बना ली, आपने 10 रुपए जोड़ लिए ना बेटा, 10 रुपए ऐड हो गया ना, तो आपने कैपिटल फॉर्म कर लिया, यानी पैसा बना लिया। 10 रुपए से 20 रुपए तो 10 रुपए आपने बना लिए, दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा होता है कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, अब आप 10 रुपए से जो भी चीज खरीदोगी, 10 रुपए से जो भी चीज आपने खरीदी उसको खा के आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो आपने क्या कर लिया, कंजप्शन कर ली। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। ये 10 रुपए की चीज जो आपने खरीदी, ये ऑगी सर ने बना के दी थी आपको, ये आपको ऑगी सर ने बना के दी थी। फॉर एग्जांपल आपने चिप्स ली 10 रुपए की, चिप्स मैंने बनाई, तो दिस इज प्रोडक्शन, आपने खाई, दिस इज कंजप्शन। एंड जो पैसा बना रहे हैं आप, ऐसा बिजनेसमैन या जो भी, वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक एक करके समझते हैं, चलिए एक एक करके समझेंगे, डोंट वरी, उसको मैं समझा दूंगा। उससे पहले आपको क्या समझना है, स्कैरसिटी। उससे पहले समझना स्कैरसिटी क्या होता है। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी हो जाना। भाई साहब आपको स्कैरसिटी ऑफ ब्लड हो गया, स्कैरसिटी ऑफ लव हो गया, बहुत सारे को तो लव ही होता है, स्कैरसिटी प्यार की बहुत कमी है भाई साहब। इसीलिए देखा होगा कई बार हमारी चैट्स में जो ढूंढते रहते हैं, एनीवन, डज एनीवन वांट्स, ऐसे ही आता है ना वो पुराना घिसा बेटा, तो अंग्रेजी की ऐसी कर रखी है, डज एनीवन वांट्स ग्रैंडफादर। आजकल जीएफ बोलते तो ग्रैंडफादर ही होता है, बेसिकली सब लोग अपने दादाजी ढूंढ रहे हैं। पापा को पापा नहीं मिले तो इनका फर्ज बनता है कि अपने पापा के लिए दादाजी ढूंढ के दें, अपने लिए दादाजी और पापा के लिए पापा ढूंढ के दें। तो सुधर जाओ तुम लोग, चलो आओ। स्कैरसिटी की बात करें तो इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सेंस बदल जाता है। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी। आप कहते हो मुझे 10 पैकेट चिप्स चाहिए, आप कहते हो मुझे 10 पैकेट्स क्या चाहिए बेटा, ऑफ चिप्स चाहिए, बट मार्केट में कितना मिल पा रहा है, 5 पैकेट्स। तो ये बताइए आप कितना चाहते थे, 10, मिल कितना रहा है, 5। तो 5 की क्या हो गई, स्कैरसिटी। 5 की क्या हो गई बेटा, स्कैरसिटी, कमी होगी 5 की, कमी होगी 5 की। इसका मतलब है कि वो सिचुएशन जब आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वांट्स एक्सीड कर रही है अवेलेबल रिसोर्सेज से। अवेलेबल है 5, आप मांग रहे हो 10, यू आर एन इडियट। नो, आप इडियट नहीं है, इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, आप पूरा नहीं कर पाए, तो सिचुएशन कॉल्ड स्कैरसिटी। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, गुड्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल, गुड्स अवेलेबल है नहीं, एंड सोसाइटी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। अब देखिए बहुत कॉमन सी इच्छा है, बहुत कॉमन सी इच्छा है किसी की। अब मान लीजिएगा आप में से रामलाल एक व्यक्ति है, आप में से रामलाल एक पर्सन है, इसकी फर्स्ट वांट थी इसकी कि भैया मैं 10th क्लास में 90 मार्क्स लेके आऊं। ठीक है, बहुत अच्छी सी इच्छा थी, 90 मार्क्स। ठीक है भाई साहब, ये हो गई फुलफिल, ये हो गई फुलफिल। अब इन भाई साहब की सेकंड इच्छा जागी कि मैं 12th क्लास में 98% मार्क्स ले आऊं। चलिए ये इच्छा भी पूरी हो गई, यानी कि फुलफिल हो गई। अब इन भाई साहब की थर्ड इच्छा जागी, मतलब कि अब ये कह रहे हैं कि मैं बैचलर या बीकॉम में आ गया हूं, अब मैं यहां पर टॉप कर जाऊं स्कूल में। चलिए ये इच्छा भी फुलफिल हो गई। अब ये क्या, ये तो रुक ही नहीं रहा है, इसकी 4th इच्छा, इसकी 5th इच्छा, 6th, ऐसे चलता रहेगा। तो ह्यूमन की जो वांट्स है, जो इच्छाएं हैं, वो कैसी हो गई, वो कैसी हो गई, वांट्स क्या है बच्चे, अनलिमिटेड है। आप तो मांगते रहोगे इच्छा, एक पूरी होती नहीं दूसरी, इसके बाद क्या दोगे, शादी अच्छी हो जाए, उसके बाद बच्चे अच्छे हो जाए, को तो मैं मर जाऊं अच्छा। अरे ठीक है ना, वांट्स आर अनलिमिटेड, बट इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है, अगर मैं यहां पे रिसोर्स सिर्फ पैसा मान लूं, अभी फिलहाल रिसोर्सेज की बात करूं, मान लो मनी तो लिमिटेड है ना, मनी क्या है, लिमिटेड है कि नहीं, मनी क्या है, लिमिटेड है। तो यही बस प्रॉब्लम है, यही स्कैरसिटी है। आप इच्छाएं बहुत है, वहां पर हमने बोला क्या, आप चाहते बहुत कुछ है, बट आपके पैसा तो नहीं उतना पूरी करता है ना। आपको अगर लगे कि अंबानी जी के पास बहुत पैसे, देखिए उनके पास भी अनगिनत पैसा नहीं है, पैसा आपसे ज्यादा है बट अनगिनत नहीं, उनकी भी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वरना एकमात्र आदमी ऐसा राज करते। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मींस टू सेटिस्फाई देम, यानी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज वाई स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है। फिर हम पैसों से ही करते, मम्मी देखिए पापा 10,000 रुपए देते राशन के लिए, मम्मी 10,000 रुपए में कैसे मैनेज करती है, सोचिए आप, हर चीज तो नहीं लाती है ना, चुन चुन जो प्रायोरिटी में उसको लेके आती है। बेटा उसका कुटता है, बेटा रास्ते में जाके ऐसा हमारे जैसा बच्चा पिटता था, मम्मी मैं कसम खाता हूं कुछ नहीं मांगू, वहां जाके मांगते थे, ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ, तो मम्मी वहीं पकड़ के कहती थी बेटा तू रुक,
एक कोने में ले जाती थी, वहां जाके हम अचानक से चुप होके आते थे, हमारी नीड्स तुरंत सेटिस्फाई हो जाती। क्यों? क्योंकि हमें पता था हमारे साथ जो हुआ है वो हम समाज में नहीं बता सकते। पर्दे के पीछे जाकर 2 घूसे खाना मजाक थोड़ी है। तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता आदमी कोई भी, इसीलिए पिटते हैं। ठीक है, हम बच्चे। स्कैर्सिटी इज यूनिवर्सल, ऐसा नहीं है कि केवल भारत के साथ केस है, सभी लोगों को सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी इकोनॉमी को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। आप और मेरी समस्या भी है, सब कंपनियों की समस्या भी है, सब देशों की समस्या भी है। सो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है? एग्जाम्पल मम्मी को समझ लीजिए। एग्जाम्पल मम्मी, पापा मम्मी को लिमिटेड पैसा देते हैं, मम्मी किस तरीके से उस पैसे से आपका पूरे महीने का राशन ले आती है, दैट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को बेहतर से बेहतर, बेस्ट टू बेस्ट यूज करना, ताकि आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। सो इकोनॉमिक ऑफ रिसोर्सेज क्या है? मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का बेहतरीन तरीके से यूज करना। सो देयर इज अ नीड टू इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज। क्यों? एज वी हैव टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्यों इकोनोमाइज कर रहे हैं? क्यों चुनना पड़ रहा है मम्मी को ये सब? क्योंकि बेटा जरूरतें तो पूरी करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर लेते हैं, मिनिमम टू मिनिमम तो होती नहीं कोई चीजें, आदमी हद से ज्यादा करने की कोशिश करता है, इसलिए मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज करेंगे, पैसा लिमिटेड होता है। सो स्कैर्सिटी इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम। स्कैर्सिटी केवल ये नहीं है कि लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, है ना। इन एडिशन टू, इसमें क्या है रिसर्च के अलावा, कि रिसोर्स हैव आल्सो अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए, हम हमेशा वो चीज खरीदते हैं, हम हमेशा उस चीज पे फोकस करते हैं जिससे हमारा फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। आप एक बात सोचिए, आपके सामने एक दूध है और आपके सामने एक दही, आपको दही लेनी है, तो मैं ये कहूंगा कि बेहतर सिचुएशन होगी आप दूध लीजिए, क्योंकि उससे आपको दूध भी मिल जाएगा और दूध से दही भी जमा सकते हो। दही लोगे, दही से दूध नहीं बना पाओगे। जिस चीज का अल्टरनेटिव यूज होगा, इंसान उस पर ज्यादा फोकस करता है। बिजली से आप एसी चला सकते हो, बिजली से आप प्रेस कर सकते हो, बिजली से आप फ्रिज चला सकते हो, एसी, बहुत कुछ चल सकता है। सो अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि एक जो रिसोर्स है उसको एक से ज्यादा यूज में हम लगा सकते हैं। मिल्क, कैरोसिन, पहले पंखा, गाड़ी, स्कूटर चल जाए, घर का खाना भी बन जाए, पेट्रोल, ये सब भी होता है। सो अल्टरनेटिव यूज, ये इसकी शर्तें हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी तक जो मम्मी चुनना है, मम्मी जब आपके सामने पैसा लेके गई, वो कैसे कैसे उस चीज को सिलेक्ट करेंगी, कौन सा सामान लेंगी, कौन सा सामान छोड़ेंगी, कौन सा सामान ज्यादा, कौन सा सामान कम। दिस इज व्हाट इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज तो है। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का दूसरा नाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी तो वही है। इकोनोमाइज क्या कर रहे हो, कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज देखनी है। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सेम। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये हम जानते हैं, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, बट उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। ये सर हमने बताया है, आप समझ गए, वेरी गुड। इसीलिए ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो सर ये कौन सी बड़ी बात है भाई, मैं एक समय पर अगर 10,000 इच्छाएं भी मान लूं, मैं कह भी दूं, तो ऊपर वाला भी साक्षात मेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। वो भी कहे बेटा मेरे पास 10,000 तेरी इच्छाएं पूरी करूंगा ना, तू एक मांग ले, मैं बाकी 9,999 लोगों की इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तो वो ज्यादा बेहतर है। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, हमें ज्यादा से सेटिस्फेक्शन लेने के लिए हर कंज्यूमर एक्सरसाइज करता है चॉइस, कि भैया ए चीज लूं या बी लूं। आप देखना, बच्चे के सामने चॉइस रखना, आप 2 रसना के गिलास फुलफिल करके रखना, एक पूरा भरा हुआ, एक आधा भरा हुआ। आप समझ रहे हो? अगर आप खुद सोचो, आप एक बच्चे हो, आपके सामने रसना एक में यहां तक भरा, एक में यहां तक भरा है। अब मुझे बताओ, आप ए गिलास पिक करोगे या बी पिक करोगे? ऑब्वियसली बिग पिक करोगे। तो आप मैक्सिमम सिचुएशन को सेटिस्फाई करना चाहोगे। इन विच गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो आपको क्या करना है कि कौन सा गुड्स लेना है, आपको ये लेना है, ये लेना है, ये देखोगे। दूसरा ये देखोगे क्वांटिटी किसमें ज्यादा है, फायदा किसमें ज्यादा है, यही हमने सीखा है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। आपकी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना, किससे? विद द लिमिटेड रिसोर्स से, और वो भी वो सामान खरीदेंगे जिसका अल्टरनेटिव यूज होगा, ताकि कल को अगर मम्मी दूध लेके आए तो आप अगर दही मांगो तो मम्मी दही उससे बना देगी। बट अगर आप दही के पीछे पड़ गए और फिर कहो मम्मी मुझे दूध भी चाहिए, चीज भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, तो असंभव हो जाएगा। इसीलिए जिस चीज का ज्यादा यूज हो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सुन लीजिए, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो रीजंस क्या थे? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अभी बताया था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मतलब चॉइस क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब लिमिटेड है अनलिमिटेड है? मुझे बताओ, क्या जमीन अनलिमिटेड है? नहीं, जमीन की एक लिमिटेशन है, लेबर की एक लिमिटेशन है, पैसा एक लिमिटेड होता है, ये सब लिमिटेड है।
इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मांगने को क्या है, मांगने को तो आप कुछ भी मांग लो। सो इकोनॉमी जो है आपका सब कुछ वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती जो लोग चाहते हैं। मैं इसी चाहता हूं, अगला BMW, कोई फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन, कोई गाड़ी, कोई ब्लैक बोर्ड, कोई टीचर, कोई कुछ, सबकी इच्छा अनलिमिटेड है। सो इट इज द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बेसिक प्रॉब्लम ही यही है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपकी इच्छाएं खत्म हो नहीं रही है और रिसोर्स लिमिटेड है। सो स्कैर्सिटी क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो सभी लोगों पे अप्लाई होता है। सो देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्कैर्स। तो अगर हम चॉइस ही नहीं करते, भाई अनलिमिटेड सब चीजें होती तो फिर हम चॉइस क्यों करते? हम तो कहते चलने दो, खत्म तो है ही नहीं ना कभी लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इसीलिए हमको चॉइस करनी पड़ती है। पहला हो गया स्कैर्सिटी रिसोर्सेज, दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। भाई ह्यूमन ने तो हद कर दी यार, इच्छाओं की कभी कोई खत्म है ही नहीं, कोई खात्मा ही नहीं है। सो एज सून एज क्या होता है, मेरी एक इच्छा सेटिस्फाई होती है, मैं दूसरी मांग लेता हूं। हे भगवान इस बार 10th में बस 98 नंबर मार दे, और कोई इच्छा नहीं चाहिए। अगली बार कह रहे हे भगवान 11th में अच्छा स्कूल दिला दे, और कोई इच्छा, एक खत्म दूसरी शुरू। सो वांट्स ऑफ पीपल आर अनलिमिटेड एंड they keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources। हमेशा हम एक के बाद एक इच्छा करते रहेंगे और कभी पूर्ति नहीं हो सकती, बिकॉज अल्टीमेट ध्यान रखना रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, सो ह्यूमन वांट्स भी अलग अलग में है, हर एक की इच्छा एक जैसी नहीं होती है। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर। मेरे को मान लो भूख लगी तो मेरे को रोटी पहले चाहिए होगी, घर नहीं चाहिए होगा। किसी को अगर रहने के लिए घर नहीं है तो उसको रोटी, मान लो खाने पीने के लिए बहुत है, घर नहीं है तो उसको घर पहले चाहिए होगा, रोटी बाद में चाहिए होगी। किसी की इच्छा BMW, उसको BMW पहले चाहिए होगी। तो ड्यू टू दिस रीजन पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू ऑफ प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स। मेरे घर में एक तनख्वाह आती है, मान लीजिए अलग सर आप जानते हैं मुझे पैसा देते हैं, मेरी इच्छाओं की तो एक लिस्ट होती है ना कि पहले मैं सैलरी से ये खरीदूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये प्रेफरेंस क्यों डिसाइड की? जरूरत के हिसाब से। मेरी पहली प्रायोरिटी, मतलब अगर बर्गर खाना है तो मैं पहले बर्गर रखूंगा, देन उसके बाद कपड़े रखूंगा, देन उसके बाद पेट्रोल, देन बाकी सारी चीजें। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये आपको मैं बताता हूं। देखिए 3 गुण मान लीजिए इकोनॉमिक्स में कि भैया स्कैर्सिटी जब भी कॉन्सेप्ट आता है, स्कैर्सिटी के साथ आपको अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये भी नहीं भूलना है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं ये, बहुत बेसिक से। एन ऑल्टरनेटिव यूजेस, एन ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो भी चीज होगी समझो स्कैर्सिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड है। दूसरा हम अनलिमिटेड वांट्स में एक चीज और देखते हैं, अल्टरनेटिव यूजेज, जिस भी चीज का अल्टरनेट यूज होगा, जैसे दूध दही मैंने बताया वो। सो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कैर्स, रिसोर्सेज कमी तो है ही है, बट दे कैन आल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेज। बट रिसोर्सेज जो है अवेलेबल उनके भी मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। दैट मींस इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। हम ये देखेंगे दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर दही। दूध से आप दही बना सकते हैं पर दही से दूध नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इज यूज्ड ओनली इन व्हीकल्स। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल ले लीजिए, व्हीकल्स में तो यूज होता ही होता है, मशीनों को चलाने के लिए, जनरेटर को चलाने के लिए। तो एक बात बताइए, पेट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों में हम चॉइस करेंगे। हमें अगर कहीं पर कुछ और चीज छोड़नी पड़े तो हम छोड़ देंगे, बट इससे बहुत ज्यादा फायदा है। तो इकोनॉमी चॉइस करती है बिटवीन द ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। समझ गए ना? समझ गए? नहीं समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, और आगे देखते हैं। नाउ अब इकोनॉमी पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक्स समझ लीजिए, अब सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली ये पार्ट है सोशल साइंस का, सोशल साइंस का ही पार्ट है बच्चों। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स ये सिखाती है आपको कि आप कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से वो चीज को यूज करेंगे जिसका ऑल्टरनेटिव यूज भी होगा, जिससे आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस भी कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे अलग अलग लोगों में, और उनको सेटिस्फाई भी कर पाएंगे, और उनको सेटिस्फाई भी कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक्स अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस फ्रॉम इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स व्हिच आर हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस सो दैट दे कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स किसके बारे में है? सो इकोनॉमिक्स सब बारे में है, मेकिंग चॉइसेस के बारे में। यही बता रहा हूं बार बार। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपके पास है स्कैर्सिटी, इन प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी, कमी है इसलिए चॉइस करनी पड़ रही है। ये उस ह्यूमन बिहेवियर की, उस आदमी की उस चीज को पकड़ेगा कि कैसे एक आदमी रिसोर्सेज कम होने के साथ कैसे चॉइस करता है। देखिए मैं ये जानना चाहूंगा कि मम्मी आखिर कैसे वो सिलेक्शन कर पाती है। मम्मी चीजें ला रही है, मुझे पता है, हम आप देख रहे हैं तकरीबन हमारी मम्मी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है और हमारी इच्छाएं लिमिटेड है। मैगी भी चाहिए, yippee भी चाहिए, हमको कॉलगेट भी चाहिए, हमको फेस वॉश भी चाहिए, चारकोल फेस वॉश चाहिए, हमको ड्रेस भी चाहिए, हमको खाने पीने के लिए चाहिए, पॉकेट मनी, सब कुछ चाहिए, और मम्मी मैनेज भी कर देती है।
तो ये सब ह्यूमन बिहेवियर ही पढ़ना इकोनॉमिक्स के बारे में। सो इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या है? टू इंश्योर दैट द रिसोर्स आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाता है कि कैसे आप, मम्मी ने कैसे उस रिसोर्स को बेस्ट तरीके से यूज किया, यही इकोनॉमिक्स की पढ़ाई है। मम्मी ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बट बेटा गृहिणी से बढ़िया कोई इकोनॉमिक्स समझा नहीं सकता। नाउ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आप समझ रहे हो, पॉजिटिव मतलब अच्छी बात। ये आपको बताता है फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे कि डील्स विद द थिंग्स दे आर, जैसी चीजें वैसी, जो सच है वो सच है, पॉजिटिव। सो इट डील्स विद द व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के में पॉजिटिव डील करता है या नॉर्मेटिव, तो पॉजिटिव डील करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ये बात सच नहीं है, ये बात सच है। एज द फैक्ट ऑफ लाइफ, जैसा है वही आपको बताया है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से बताएगा, बट ये ध्यान रखना फैक्ट ऑफ लाइफ, सच बात ही बताएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। आज जो सिचुएशन, उसमें आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, ये सब जानकारी में पहले क्या होता है, ये सब बताता है। सो इसका मतलब ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं बताता, उसमें अपनी राय नहीं है, सच है जैसे को तैसा ही प्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और वो सब हम पढ़ेंगे अभी, उसको हम पढ़ेंगे। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ये न्यूट्रल डिसीजन देता है। इट रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू द अल्टीमेट एंड्स, जो लोगों के वैल्यू के बारे में है, उन पे क्या सलाह देनी है, वो सब फीडबैक नहीं बताता कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। पॉजिटिव ये बता रहा है भैया ये सच्चाई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, सच्चाई है, आपको क्या करना है वो आप देखो। सो इट अवॉइड्स इकोनॉमिकल वैल्यू जजमेंट, जजमेंट कुछ नहीं देता। फॉर एग्जांपल देखते हैं, a positive economic theory might describe that manufacturing and sale of cigarette injurious to health। कोई सिगरेट बनती है, कोई फैक्ट्री सिगरेट बनाती है, उसमें लिखा हुआ है इंजीरियस टू हेल्थ, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शन और जजमेंट और व्हाट पॉलिसी आउट टू बी फॉलो टुवर्ड सिगरेट इन एन इकोनॉमी। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको ये बताएगा कि इसको पीने से जान की नुकसान हो सकता है, मर सकते हैं, बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये तो बता देगा, ये कभी नहीं बताएगा कि ऐसा क्या रूल रेगुलेशन लाया जाए जिससे जो है सिगरेट पीना रोका जा सके। समझ रहे हो, आपको फैक्ट बता दिया, आप मर जाओगे इसको पी के, क्या करना है, उसमें क्या वैल्यू जजमेंट है, कैसे से बचोगे, क्यों इसको छोड़ा जाए, क्या क्यों, ये सब नहीं बात करता है। रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स नॉट कंसर्न विद द मोरल और एथिकल क्वेश्चंस, मोरल एथिकल क्वेश्चन से नहीं है। हम हमेशा वो एनालाइज करते हैं कि जो हमेशा राइट टू एज, मतलब राइट टू फैक्ट है, जो सच्ची बात है, हमें को उसमें वैल्यू जजमेंट पास नहीं करनी होती है। ठीक है, वैल्यू जजमेंट पास जो हमें नहीं करनी होती है। तो सुनिएगा, सो डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। तो एक बात, कंफ्यूज नहीं होना, जो ट्रूथ स्टेटमेंट होती है उनसे कंफ्यूज नहीं होना। कैसे होना, सुनिएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दे मे बी ट्रू और फॉल्स। देखिए, आपको यही नहीं मानना है कि बात सच है, फैक्ट ऑफ लाइफ आपको पता चलेगा। मैंने बोला ना, राइट ऑफ फैक्ट, जो सच है वो बता दिया। हो सकता है उसमें झूठ भी हो, सच जहां होता है वहां झूठ भी चलता है, जहां सच हो जब झूठ हो। फॉर एग्जांपल, इफ पारस सेज दैट इंडिया इज लार्जर देन चाइना, एक व्यक्ति कह रहा है कि इंडिया जो है चाइना से बड़ा है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, व्हाइल उत्कर्ष कह रहा है चाइना इज लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, देन बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट। दोनों सच है, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं, झूठ है सच है पता नहीं, स्टेटमेंट फैक्ट तो है, फैक्ट समझ रहे हो, फैक्ट है, सच्चाई है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं। सो हाउएवर पारस इज रॉन्ग एंड उत्कर्ष इज राइट, वो बात अलग है कि आपको पढ़ने का पता चल जाएगा हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। कॉन्सेप्ट समझना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने आपको बता दिया कि सिगरेट पीने से जान का नुकसान होता है। आप कह रहे हैं कंट्री से बड़ा है, ये कह रहे हैं कंट्री से छोटा है, मैं यहां से वहां तक जाऊंगा तो ट्रेन में बैठ जाऊंगा, फैक्ट है, ठीक है, मेरे को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तुम झूठ बोल रहे हो, चाइना हिंदुस्तान से बड़ा नहीं है, कोई भी इस तरीके का वैल्यू जजमेंट नहीं देना है, फैक्ट फैक्ट बताना है। नॉर्मेटिव पे आ जाइए, नॉर्मेटिव आपको बताता है व्हाट आउट टू बी, क्या कर सकते हैं। So normative economics deal with what ought to be and how the economic problem should be solved. There is a difference between positive and normative economics. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है बच्चे? पॉजिटिव आपको बता रहा है कि ये फैक्ट है, एंड नॉर्मेटिव आपको ये बता रहा है कि आप कैसे इस चीज से सॉल्यूशन कर सकते हैं। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये पॉजिटिव ने बता दिया। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, पॉजिटिव ने बता दिया, एंड हाउ दे कैन बी सॉल्व्ड, ये नॉर्मेटिव ने बता दिया, एंड हाउ दे कैन बी सॉल्व्ड, नॉर्मेटिव ने बता दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एंड प्राइस शुड नॉट बी राइज। इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए। सोचो, इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री है और नहीं होना चाहिए, दिस इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। नहीं होना चाहिए, वैल्यू जजमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। सो
बेसिक डिफरेंस समझ गए नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव में। नॉर्मेटिव इकोनॉमी डिस्कस करता है व्हाट आर द डिजायरेबल थिंग्स, क्या कैसा हो सकता है, एंड शुड बी रियलाइज, एंड व्हाट आर अनडिजायरेबल थिंग्स, क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मेटिव में क्या है, ये पॉजिटिव में। सो ये वैल्यू जजमेंट देता है। क्लियर है, क्लियर है। तो व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी यहां है, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुड हैपेंड वो उस तरफ है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस आप सभी लोगों को मस्त तरीके से पता होना चाहिए। डिफरेंस भी आपके सामने है। व्हाट, हाउ, व्हाट विल, ये सब यहां है। व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी, ये सब यहां है। एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, इसको एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो सजेशन है ना, वैल्यू जजमेंट है। यहाँ पे आपको रियल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ आइडियाज, वैल्यूज मिल रही हैं। ये बेस्ड अपॉन फैक्ट होता है, बेस्ड अपॉन जजमेंट होता है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। प्राइस इन इंडिया एग्जांपल दे सकते हैं, कॉस्ट, व्हाट शुड बी, व्हाट आर द स्टेप्स शुड बी टेकन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस द कॉन्स्टेंटली राइजिंग प्राइसेस, तो वो यहां होता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक मैं कहूंगा। माइक्रो एंड मैक्रो का ऐसी कहानी है ना बच्चों, बहुत सिंपल है। एक सिंपल सी बात और बता देता हूं, जब शुरुआत होती है, पहले हमारे टाइम पर माइक्रो एंड मैक्रो 12th में ही हुआ करता था। अभी स्टेट बोर्ड में ऐसा है, बट सीबीएसई के पैटर्न में माइक्रो 11th में है, मैक्रो 12th में है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कभी 11th में होता था वो अब 12th में है। इंडियन स्टैटिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं, स्टैट जिसे कहते हैं, वो 11th में। तो चीजों की बुक की स्वैपिंग हुई है, दाएं बाएं हुई है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं माइक्रो, ये 11th वाली है। ठीक है, ये माइक्रो 11th वाली है। तो एडम स्मिथ जो है, जिन्हें फादर कहा जाता है भाई साहब, फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है ना। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, MICRO, माइक्रो समझते हो छोटा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल, प्यार से कह रहा हूं, स्मॉल नहीं है, स्मॉल है। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या पढ़ेगा, ये इंडिविजुअल और छोटे लोगों की बातें पढ़ेगा। यानी कि आप और मेरी अगर कोई इकोनॉमिक्स जाननी है तो आपको माइक्रो का पार्ट बनना पड़ेगा। आपको एक फर्म को जानना है, आपको माइक्रो का पार्ट बनना पड़ेगा। आपको 2-4 लोगों के बारे में जानना है, आपको माइक्रो का पार्ट बनना पड़ेगा। बट आपको पूरे भारत के बारे में जानना है, आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना है, तो बड़ा है, आपको कौन सा पार्ट बनना पड़ेगा। राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, जल्दी से फटाफट से लिख दो आप लोग कि आप लोगों को किसका पार्ट बनना पड़ेगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल या इंडिविजुअल ग्रुप, छोटे छोटे का यही होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम, आपका आउटपुट प्रोडक्शन, प्राइस, किसी सामान का एक का प्राइस, ये सब कुछ जो है वो किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल क्या है बच्चे, डिमांड एंड सप्लाई। ये याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन यूनिट्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, जो नॉर्मली आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड होता है। आप क्या डिमांड करते हैं, आपकी क्या सप्लाई होती है, ये माइक्रो टॉपिक है, मैक्रो मुद्दा नहीं है। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, बात करते हैं मैक्रो की, तो मैं आपको बता देता हूं, मैक्रो, जब माइक्रो छोटा है तो मैक्रो क्या होता है, लार्ज होता है। उसका जस्ट अपोजिट है, यहां पे लार्ज वाली बातें होंगी। सो यहां पे ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, वहां पे आपकी देख रहे थे, यहां पे पूरे देश की इकोनॉमी की बात हम लोग करेंगे। तो ये किससे रिलेटेड है, पूरे देश में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, महंगाई सबका है, मेरा मुद्दा नहीं है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब किसके मुद्दे हैं, आप सोचिए। अरे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ मेरी है क्या, पूरे देश की, अब गरीबी है, बेरोजगारी सब सबकी है। सो इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। एग्रीगेट मतलब टोटल। जब आप, अगर कंट्री में 1 करोड़ आदमी है, जब 1 करोड़ की समस्या पूरे की होगी, जब 1 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम होगी, तो वो पूरे देश की प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल, नेशनल इनकम सबके लिए है, एग्रीगेट टोटल आउटपुट सबके लिए है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कंजप्शन, ये सबके लिए है, किसी एक का पार्ट नहीं होता है। मेन टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो में क्या था, इफ यू रिमेंबर, माइक्रो में क्या था, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर केवल कुछ ना दे रखा हो, सिंगल नेम हो, तो समझ लेना वो इंडिविजुअल की बात है। ये किसकी बात है, ये इंडिविजुअल की बात है। बट अगर आपको एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दे रखा है, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई दे रखा है, दैट मींस कि आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैक्रो टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो वर्सेस मैक्रो की बात करें तो आप पहले जो शब्द है सेकंड, ए एंड ए, ये जो है, आई मतलब होता है इंडिविजुअल्स, ए मतलब होता है एग्रीगेट्स यानी टोटल। सिंपल डिफरेंस है, आई और ए। आई मतलब इंडिविजुअल्स, ए मतलब एग्रीगेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। चलिए पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट इनकम,
मेन टूल्स डिमांड एंड सप्लाई, मेन टूल्स एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। इट एम टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उससे हमें फर्क पड़ता है। बट इट एम्स टू डिटरमाइन द एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, इन आउटपुट कितना है, नेशनल इनकम कितना है, ये सब है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इसकी लिमिटेड है क्योंकि ये हम तक है, ये थोड़ा सा वाइड है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस पार्ट को कांस्टेंट रखा जाता है जब इसको पढ़ रहे हैं, ए बेसिक असम्पशन, जब इसको पढ़ रहे हैं तो इसको कांस्टेंट रखा जाता है। अदर नेम की बात करें तो इसे प्राइस थ्योरी कहते हैं क्योंकि प्राइस से ही फर्क पड़ता है। इसे इनकम एंड डिप्लॉयमेंट कहते, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं क्योंकि वहां पर इसको पता करना है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, वहां पर नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। आर यू गेटिंग एवरीवन? देख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सबको मैंने बताया है, वही एग्जांपल्स है। आगे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बहुत सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे रिलेटेड है। जब एक बात बताओ, अगर आप मेरी इनकम पढ़ोगे, आप जैसे मेरे जैसे अगर 1 करोड़ लोगों की इनकम पढ़ोगे तो फिर आप देश की इनकम भी तो रीड कर ही पा रहे हो ना। मेरे जैसे अगर 1 करोड़ लोगों से पूछोगे, और अगली बात बताओ, चलो आपने 1 करोड़ लोगों की इनकम पूछी, वो इंडिविजुअल हो गई, तो फिर इकोनॉमी क्या है? देश की इनकम क्या है? लोगों की इनकम ही तो देश की इनकम होती है। तो 1 करोड़ लोगों की टोटल इनकम फिर देश की इनकम पता चल गई। दैट मींस कि इंटरडिपेंडेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते करते आप पूरी इकोनॉमी की इनकम भी तो जान जाओगे ना, पूरी इकोनॉमी की इनकम नहीं जान जाओगे। सो लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एक्सिस्टेंस आफ्टर फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। लॉ ऑफ डिमांड कैसे पता चला? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? किसी एक का नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड पूरे सबका होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जब पूरे ग्रुप की स्टडी जान लोगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या कि भाई क्या लॉ का डिमांड है, डिमांड का लॉ पढ़ा है ना, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना, बता देंगे आगे, बहुत इजी है। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कैसे इन्फ्लुएंस होता है? जनरल प्राइस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। किसी भी चीज का सामान कैसे तय होता है? जो उसके आसपास चल रहा होता है प्राइस। आप कोई दुकान खोलोगे, सामान बेचोगे, सामान का रेट कैसे तय करोगे? कैसे तय करोगे? जो मार्केट में चल रहा है वही रेट। तो ये सब बातें यहां से पता चलती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे? सुनिएगा। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। क्या होता है नेशनल इनकम? कुछ नहीं है, आपके देश के टोटल लोगों की इनकम ही नेशनल इनकम बन जाती है। एग्रीगेट डिमांड क्या है? सब लोगों की डिमांड ही तो एग्रीगेट डिमांड है। अरे आप सबकी इनकम क्या है? देश की इनकम है। आप सबकी डिमांड क्या है? देश में टोटल डिमांड है। यही फर्क है, यही फर्क है। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बहुत मस्त है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है भाई? 3 प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई सीधी सी बात है, क्या क्वांटिटी एंड चॉइस ऑफ गुड्स या सिलेक्शन ऑफ गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे करोगे, कैसे करोगे प्रोडक्शन, या तो आप लेबर यूज करोगे या आप कैपिटल यूज करोगे। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिच के लिए करोगे या पुअर के लिए करोगे, सामान जो प्रोडक्शन करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। चलिए सिंपल सी बात है, पढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इज इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। मैंने आपको बोला ना, एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। पहले, सबसे पहले कोई भी आप काम करना चाहते हो, कर लोगे काम, कर लेंगे। कोई चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हो, पहले तो ये तो पता हो कि क्या काम खोलोगे। अरे काम तो कर लेंगे, काम क्या खोलेंगे भैया? बम बनाओगे क्या? क्या काम करेंगे? चींटियों को खाना खाओगे? नहीं। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कपड़े की दुकान, सूप की दुकान, मॉल खोलेंगे। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड द सेकंड स्टेप इसी के तुरंत साथ तय होता है, इन व्हाट क्वांटिटी, इन विच क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। कितनी क्वांटिटी में करोगे? क्यों? क्योंकि हर इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो आप सब कुछ तो प्रोड्यूस कर नहीं पाओगे। अगर मैं सुनार की दुकान पे जाता हूं तो उस पे खाने का सामान नहीं मिलता है, खाने वाले पे जाता हूं तो सुनार का सामान नहीं मिलता है। खाने वाले जाता हूं, कपड़े की दुकान का सामान नहीं मिलता, कपड़े की दुकान पे जाता हूं तो ऑब्वियसली बात है वहां पे मेरे को और कुछ कार नहीं मिलेगी, कार के शोरूम पे जाऊंगा मुझे खाने को नहीं मिलेगा। तो हर इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्स है और मुझे डिसाइड करना होगा कि कौन सा सामान प्रोडक्शन करना और कितनी क्वांटिटी में करना है। कार के शोरूम में गए हो, लाखों गाड़ियां नहीं खड़ी होती, गिनती की गाड़ियां खड़ी होती हैं। कपड़े के शोरूम पे गए हो, अरबों कपड़े नहीं होते, गिनती के कपड़े होते हैं। खाने की दुकान पे गए हो, लिमिटेड सामान होता है, लिमिटेड सामान किसी के पास नहीं होता, बिकॉज एवरीवन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। सो आप किसी भी एक चीज को सामान अगर ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, इसका मतलब है यूजुअली लेस ऑफ अदर। कार वाले के पास कार ज्यादा है, कपड़े नहीं है बिल्कुल भी। कपड़े वाले के पास कपड़े हैं, कार नहीं बिल्कुल भी। एक सामान को प्रोडक्शन कर सकते हो भाई साहब, दूसरे को फिर कम करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जैसे मान लो प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय द रिड्यूसिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। मेरे गांव में खेत है, मैं उस खेत में मेरे पास चॉइस है, या तो मैं गन्ना कर लूं या गेहूं कर लूं।
आपने बोला सर नहीं ऐसे नहीं करेंगे, आप थोड़ा स्टाइलिश बन रहे हो, थोड़ा सा नॉर्मल लाओ, थोड़ा गन्ना थोड़ा गेहूं, ठीक है आपकी बात डन। थोड़ा गन्ना थोड़ा गेहूं, ज्यादा गन्ना करना हो तो गेहूं को कम करना पड़ेगा, ज्यादा गेहूं करना पड़ा तो गन्ने को कम करना पड़ेगा। चॉइस ही ऐसे भाई साहब, चॉइस ही इसी तरीके से बनता है रेशियो। सो प्रोडक्शन ऑफ वन वार गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड। भारत मान लो किसी पर अटैक कर दे, लड़ाई छिड़ गई, युद्ध छिड़ गया, तो उस समय गन गोले बारूद बनाने की जरूरत है। आप कहो कि मुझे पिज्जा खिला दे तो पिज्जा अपने आप डाउन हो जाएगा, गन हथियार ज्यादा बन रहे होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस गुड्स इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और किस क्वांटिटी में करना है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स। आपको कौन सा सामान बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनाना है, यही बेसिक पहली प्रॉब्लम है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस में आप देखेंगे, व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सा सामान बनाना है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब चीनी चावल तेल कपड़ा ये सब बनाना है, या फिर आपको कैपिटल गुड्स बनाना है, मशीन प्लांट टूल्स ये सब बनाने हैं। इन द सेम वे इकोनॉमी चॉइस करेगी कि सिविल गुड्स बनाने हैं या वार गुड्स बनाने हैं। देखो मैंने पहला बताया सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप क्या बनाना चाहते हो, आप कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहते हो या फैक्ट्री के लिए बनाना चाहते हो। भाई फैक्ट्री की जो मशीन है, फैक्ट्री के जो औजार है, फैक्ट्री के जो टूल्स हैं, वो भी तो कोई बनाता ही होगा ना। जो उसको बनाता होगा वो ऑब्वियसली बात है कपड़े लगते नहीं बनाता होगा भाई, सीधी सी बात है, नहीं उसके लगते उतर जाएंगे, सीधी सी बात, समझे नहीं। वही दूसरी तरफ वॉर गुड्स एंड भैया सीधी सी बात है सिविल गुड्स। आप कहोगे जी हमें ब्रेड बटर चाहिए, दूसरा कहेगा भाई मैं हथियार नहीं बना सकता। अरे जो टैंक गोले बना रहे हो आपके लिए बटर बना के थोड़ी देंगे, वो कहेंगे गटर में डाल इसको, देश में इसकी जरूरत है। तो सबकी सिलेक्शन ऑफ गुड्स सर्विस अलग होता है। सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ था, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस। जब अगर एक आदमी मान लो सिविल गुड्स बना रहा है, वॉर गुड्स बना रहा है, तो उसको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई प्रायोरिटी मेरी क्या है, मेरी फैक्ट्री कंपनी किस चीज के लिए बनी है। अगर कोई कंपनी सर्विस देने वाली है, कार वर्कशॉप उसका है, कार वाली देखना कई ऐसी बाइक एजेंसी होती है जो स्कूटी बाइक भी बेचती है और सर्विस भी देती है, तो उनके आपको साफ डिफाइन फर्क पड़ जाएगा। अगर वो कार मोटरसाइकिल ज्यादा बेचते होंगे तो उनका सर्विस सेंटर घटिया होगा, समझ, उनका सर्विस सेंटर बहुत घटिया होगा। और जिनका सर्विस सेंटर बहुत बढ़िया होगा उनके पास देखने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीधा सा डिमार्केशन, सीधी सी लाइन होती है कि आप एक समय पे एक ही काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो, दोनों खोल लोगे पर दोनों पे फोकस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट होता है हाउ टू प्रोड्यूस। सो ये रिलेटेड है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक से, यानी कि अब आपको यह पता लगाना है कि आप जो है लेबर ज्यादा यूज करोगे या आप कैपिटल ज्यादा यूज करोगे। जनरली टेक्निक आर क्लासिफाइड एज लेबर इंटेंसिव। दो तरीकों से काम होता है, या तो आप लेबर 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 भर लो, या पैसा 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 लगा लो। जहां पैसा होता है वहां लेबर नहीं होता, जहां लेबर होता है वहां पैसा ज्यादा नहीं होता। कारण यह कि आपने लेबर वाली जगह में मशीन नहीं देखोगे, मशीन पैसे वाली बात बता रहा हूं, इस रूप में मैं कह रहा हूं। लेबर को पैसा तो देते हैं, उस सेंस में मतलब कि जाना भाई कहीं सोचो कि सर ने क्या उल्टा पुल्टा बोल दिया, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैंने इस घर को 3 मंजिला बनवाया, लेंटर डालना है, इसमें कितनी मशीनें लग जाएंगी, लेबर ज्यादा चाहिए होगा। मिस्त्री कोई रोबोट आएगा क्या ईंटें चिनेगा, बदरपुर घोटेगा, ऐसे कुछ नहीं, लेबर चाहिए। तो दिस नीड्स लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। मुझे यहां पे लेबर से काम होगा। बहुत बड़ा भाई साहब एयरपोर्ट बनाना है, वहां लेबर लगा के क्या करूंगा, वहां मशीनों का काम है, तो वहां कैपिटल इंटेंसिव लगता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब है लेबर इंटेंस, यानी लेबर ज्यादा कैपिटल कम। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कैपिटल ज्यादा लेबर कम। एबिलिटी ऑफ फैक्टर एंड देयर रिलेटिव फैक्टर्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग टेक्निक टू बी यूज्ड। सर कौन सी तकनीक कहां यूज होगी ये कैसे पता चलेगा, आपने ये तो बता दिया भाई, जो जहां अवेलेबल हो, जो जहां अवेलेबल। समुद्र में मछली मिलेंगी, टॉर्टोइस मिलेगा, एनाकोंडा मिलेगा, भाई साहब वहां पे चील नहीं मिलेगी, वहां पे आपको क्या कहते हैं वो रैबिट नहीं मिलेगा। जमीन पे रैबिट मिलेगा तो वहां आपको ऑक्टोपस नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसी जगह मान लीजिए जहां पे लेबर ज्यादा होता है, मशीनों को पता नहीं, वहां लेबर मिलेगा। जब मशीनें विदेश में चले जाओगे मशीनें मिलेंगी, वहां लेबर कम मिलेगा। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में LIT इज प्रेफर्ड ड्यू टू एबंडेंस ऑफ लेबर, वेयर एज कंट्रीज लाइक USA, इंडिया में क्या है लेबर ज्यादा प्रेफर होता है, अमेरिका में क्या मशीन ज्यादा प्रेफर होती है। आप देख लो उनका वो उड़ रहा है, वो क्या नाम है उस हथौड़े, टेक्नोलॉजी है भाई साहब, मशीन है उसके पास। हमारे देख रहे हैं, हमारा मैनुअल आदमी, हनुमान जी जय श्री राम कैसा कर रहे हैं आदमी, देखिए सीधा एकदम, समझ रहे हो कि नहीं, वैसा एकदम। तो मतलब वो तो चलो एक एग्जांपल है मोटा मोटा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप विदेश में जाओगे वहां वो आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी, वो टीवी खिसका देता है, वो सब करता है। हमारे यहाँ पे लेबर क्या अपने हाथ से उठा के टीवी रखता है। सो दिस इज अ बेसिक है, दिस इज डिफरेंस है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहां पे हमको देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। रिच के लिए करना है, पुअर के लिए करना है। अगर रिच के लिए करोगे तो AC बन रहा होगा इकोनॉमी में, BMW बनेगी, मर्सिडीज बनेगी, फ्रिज बनेंगे, जैगवार जैसी गाड़ियां आएंगी। गरीब के लिए बन रहा होगा तो भाई साहब रोटी कपड़ा मकान ही यही बनाने की बात
होती है। सो गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। गुड्स किसके लिए बनाए जाते हैं? जो पे कर सकते हैं। गुड्स किसके लिए बनाए जाते हैं बच्चे? जो पे कर सकते हैं, राइट? गुड्स उनके लिए थोड़ी बनाए जाते हैं जो पे नहीं कर सकते। सो द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे, कोई भी इंसान कब पे कर पाएगा? वो डिपेंड करता है उसकी इनकम पे। किसी इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा पे कर पाएगा, तो वो मर्सिडीज खरीदेगा। जिसकी इनकम ऑल्टो लायक है वो ऑल्टो खरीदेगा। सो इसका मतलब ये यहां पे कंसर्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ भी, कि भैया आपके जो फैक्टर प्रोडक्शन ज्यादा कमा रहे होंगे, जो ज्यादा इनकम होगी उसी में ही फायदा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इसका ही पार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है? अपॉर्चुनिटी समझते हैं, मौका, मौके की लागत का कॉस्ट। ऐसा ये क्या होता है? तो सुनिएगा, रिसोर्स स्केर्स है, सब कुछ अनलिमिटेड नहीं है। सोसाइटी इज ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए हमें यह बोला जाता है कि आपको चॉइस कर लो, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड वांट जरूर है पर लिमिटेड रिसोर्स है। सो टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड, अब मान लीजिए वॉर और सिविल गुड था, वॉर एंड सिविल गुड था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ज्यादा प्रोड्यूस करूं तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको अगर ज्यादा करूं तो इसको कम करना पड़ेगा, राइट? सब लोग बोलना यस। तो क्या है, अगर आपको कोई एक गुड प्रोड्यूस ज्यादा करना है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर गुड हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड। दोनों गुड्स के लिए 50-50 रुपए हैं। अब इसको आपका टोटल क्या है? 100 है। अगर मुझे यहां 60 कर देता हूं तो पैसा फिक्स है 100 लीजिए, तो यहां कितना बचा? 40। तो यहां का इधर खिसक गया। अगर यहां 40 करता हूं तो यहां 60 होगा। मतलब कि आपको एक को प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे को घटाना होगा, और दूसरे को बढ़ाना है तो पहले को घटाना होगा। So the true cost of using economic resource in every project is the loss of the alternative output which might they have produced. आप जो दान कर रहे हो ना एक को पाने के लिए, जो दान हो रहा है टोटल कॉस्ट का एक को पाने के लिए, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एग्जांपल के थ्रू समझा देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इफ वी यूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड, हम एक जमीन का, लेबर का और कैपिटल का यूज करते हैं एक फैक्ट्री बनाने के लिए, देन द इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी उसकी? फैक्ट्री माइट बी द हाउसेस व्हिच दीस रिसोर्सेज कुड हैव प्रोड्यूस्ड। ये एक फैक्ट्री है, ये क्या है? एक फैक्ट्री है। ये क्या है? एक फैक्ट्री है। आपने क्या करा? फैक्ट्री से कुछ लोग लेकर आपने यहां पे घर बना दिया। तो घर क्या है? यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मान लीजिए फैक्ट्री लेबर यहां से शिफ्ट होता ही नहीं तो घर बनता नहीं बनता। तो इस फैक्ट्री से लेबर और इंप्लॉयमेंट लैंड को खिसकने की चीज की फायदा क्या मिला आपको? फायदा क्या है? घर। घर इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं लेते तो आप घर नहीं बना पाते, तो कॉस्ट क्या लगी आपकी? वो घर की लगी। समझ में आ गया? नहीं समझ आया फिर समझा देंगे। हेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो आपने नए मौके के चक्कर में पुराने से शिफ्ट हुआ है वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। फॉर एग्जांपल सुन लीजिएगा, सपोज यू आर ए वर्किंग इन अ बैंक, आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह 40,000 रुपए पर मंथ। आप एक बैंक में काम करते हैं, आपकी सैलरी है 40,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। फर्दर सपोज यू रिसीव द 2 मोर जॉब ऑफर, आपको 2 जॉब ऑफर और आगे टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव 30,000 पर मंथ। तो आपको एक 30,000 रुपए पर मंथ पे नौकरी पे ऑफर आया है और एक 35,000 नौकरी पर मंथ पे ऑफर आया है, ठीक है। अब सुनिएगा, इन द गिवन केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज 35,000। क्या हमने कम कर दिया है? ठीक है। अगर आप जो है वहां से इस पे आते हो तो आपको कितने का फायदा है, नुकसान होगा? जो भी होगा 35,000 आपको मिलेंगे। 35,000 आपको मिलेंगे, जो कि भाई साहब आपके बिल्कुल आपको मिलेंगे, 40,000 आपके चले जाएंगे। सो द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी अदर गुड्स इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। यहां पे तो शायद ये कम का एग्जांपल ले लिया, मिसप्रिंट हो गया हो, मे बी छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मतलब आपको ए से बी पे जाना है फायदे के लिए, तो जो आप गिव अप करेंगे पिछला, वो जो है आपको क्या हो जाएगा? वो सैक्रिफाइस्ड हो जाएगा, वो आपने दान दे दिया। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो आपको अगर नहीं करते तो वो होगा। जैसे अब यहां पे एक और एग्जांपल है, मैं एग्जांपल बहुत लेके आया हूं आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए, डोंट वरी। सपोज यू हैव 40,000 एंड यू वांट टू परचेज वन लैपटॉप। आपके पास 40,000, भूल जाइए सारा पीछे का, अभी का याद रख लीजिए। मान लीजिए 40,000 रुपए आपके पास है, एक लैपटॉप आपको खरीदना, लैपटॉप खरीदना एलईडी टीवी, एंड यू वांट टू परचेज वन लैपटॉप एंड एलईडी टीवी। ठीक है भाई साहब, 40,000 बहुत सस्ता जमाना है। 40,000 रुपए यू इन हैंड, यू कैन नॉट हैव बोथ, दोनों तो नहीं खरीद सकते सर, आपने तो सच्चाई खोल दी। यू कैन अदर बाय लैपटॉप एलईडी टीवी, आप कोई एक ही खरीद सकते हो, आपको चॉइस करना है। इफ यू डिसाइड टू परचेज लैपटॉप, अगर आपने लैपटॉप परचेज किया तो आप क्या छोड़ोगे? एलईडी टीवी। अगर आपने एलईडी परचेज की तो क्या छोड़ोगे? लैपटॉप। सो अगर आप लैपटॉप परचेज करते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? एलईडी टीवी हुई। उस लैपटॉप को खरीदने के लिए आपने क्या छोड़ा? जो छोड़ा 35,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए 40,000 छोड़ा, तो 40,000 वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
40,000 वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने क्या पाने के लिए क्या छोड़ दिया? नहीं छोड़ते तो अपॉर्चुनिटी मिलती, नहीं छोड़ते तो नहीं कुछ होता। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्लियर है? नेक्स्ट अगले फायदे के चक्कर में पिछला छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। आगे चलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मेरे दिल के सबसे करीब और मेरे पेपर में आने वाला, बोर्ड के पेपर में आने वाला टॉपिक, बट हाल की फिलहाल में ये बोर्ड में आता नहीं है। किस्मत थोड़ा सा मैं कहूंगा गलत निकली। ये दो कॉन्सेप्ट पीछे से याद है, रिसोर्स कम होते हैं एंड वांट्स जो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। यस और नो? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, यस और नो? रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। मान लीजिए इफ एन इकोनॉमी यूजेस ऑल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इट कैपेबिलिटीज आर रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर इकोनॉमी ये चाहती है कि हमारा सारा मैक्स यूटिलाइजेशन हो, हम भी चाहते हैं कि हमारी मैक्स इच्छाएं निकलें, पर अल्टीमेटली गोल कहां निकलता है? गोल कहां निकलता है? रिसोर्स आर लिमिटेड एंड डिमांड्स आर अनलिमिटेड। एज वी हैव कैन नॉट एवरीथिंग, अगर हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता तो हम हमेशा ऑब्वियसली कोशिश करते हैं इकोनॉमाइजिंग सिचुएशन में, राइट? चॉइस ऑफ सिलेक्शन। सो द सोसाइटी मस्ट डिसाइड, सोसाइटी को पहचानना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ एन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। लोगों की इच्छाओं में से हमने ऐसा क्या प्रोडक्शन करें, क्योंकि हमें लिमिट करनी है तो हम उसी में ही चॉइस करते हैं। एज द चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, भैया ए ये चाहता है, बी ये चाहता है, सी डी, ऐसे बहुत सारे लोग कुछ चाहते हैं, इनमें से जो मैक्सिमम होगा हम वो करेंगे। सो इकोनॉमिस्ट को एज्यूम करना पड़ेगा कि विद ओनली 2 गुड्स, से गन्स एंड बटर, ये एग्जांपल है। सो इकोनॉमिस्ट assumed a basic, very basic economy and only 2 goods। हमने वॉर और सिविल गुड्स का यहां पे एग्जांपल ले लिया। वॉर गुड्स मतलब आपका गन्स हो गया, सिविल गुड्स, सिविल इकोनॉमी के गुड्स की बात करें तो उसमें हम, मतलब सिविल की बात करें तो उसमें बटर हो गया। मतलब एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि वॉर और इसमें दोनों में डील करती है। सो इकोनॉमिक्स हैव ट्रेडिशनली रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ सोसाइटीज बाय व्हाट दे कॉल अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, पीपीएस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ज्यादा फर्क नहीं है, शेड्यूल से लाइक की टेबल फॉर्म में बना देना, फ्रंटियर लाइक की डायग्राम के फॉर्म में बना देना, बस इतना सही है। अभी समझेंगे इसको पूरे को। When this schedule is graphically represented, it is called production possibility frontier। जब आप शेड्यूल क्या होता है भाई, ए का सामान इतना, बी का सामान इतना, सी का सामान इतना, तो मान लीजिए ऐसा, ये तो क्या है, टेबल फॉर्म है, तो दिस इज शेड्यूल। तो ये मान लो ऐसा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। जब आप इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में करने जाएंगे, जो कि एक्चुअल में डायग्राम ये ऐसा आएगा। सो दिस इज पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व और फ्रंटियर दोनों सेम है, एक एक करके समझेंगे, बहुत आसान है। तो पीपीएफ की डेफिनेशन सुन लीजिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, जो कि हमने पीछे भी गन्स एंड बटर लिया था, 2 गुड्स को रिप्रेजेंट करने का, दैट कैन बी प्रोड्यूस, जिन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो भी हमारे पास रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है। देखिए क्यों कह रहे हैं रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। ऐसा यहां पे हम एज्यूम भी करेंगे कुछ कंडीशन हम आपको, सबसे पहले तो एक डायग्राम दे देता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया रहे। हमने सारे रिसोर्स, सारी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया। हमारे पास 2 चीजें हमने मान ली कि हम पूरे रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, प्लस हम पूरी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी, लेबर है, कैपिटल है, जैसी मशीन है, जो भी है, उसका पूरे का यूज करके ये हमने बना लिया। नाउ देयर आर 2 चांसेस, 2 चांस और हो सकते हैं। सर क्या ये कर्व यहां आ सकता है? क्या ये कर्व यहां आ सकता है? बस, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता, आगे और पीछे, बस सिंपल। देखिए तीनों ही केस में मैं बोलूंगा, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ए बी सी तीनों पॉसिबल हैं। यस, पहली बात बिल्कुल आ सकता है। अगर हम एक ही बात करें तो मान लीजिए अपडेटेड टेक्नोलॉजी आपने और अपडेट कर ली, या अपग्रेडेशन हो गया। सोचिए आप, जो मशीन आप पहले यूज कर रहे थे वो उसमें यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका 10 मशीनें थी, आपने तो यार 50 मशीनें कर ली और अमेरिका से मशीन लिया, अपग्रेडेड मशीन हो गई, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। तो आप आगे येलो वाली लाइन पे आ जाएंगे। सर अगर आपकी मशीनें, जो पहली मशीनें हैं, अगर ये पहली मशीनें ही सी केस में अगर आउटडेटेड हो गई, मशीनें खराब होने लगी, टूट फूट रही हैं, मशीनें खराब हो गई, टूट फूट रही, तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? प्रोडक्शन घटेगा, तो आप अंदर भी बन सकते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट केसेस कि जब आप सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है आपकी किस्मत में तो आप बी लाइन पे हैं, जब बहुत अच्छा चल रहा है तब आप ए लाइन पे, और जब आपकी जिंदगी में बर्बादी की कगार तय होती है तो आप सी लाइन पे आते हैं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तीनों ही केस में याद रखिएगा। तो ये दोनों गुड्स एंड सर्विस हम प्रोड्यूस करेंगे, सुनिएगा। सो द नंबर एजम्पशन क्या है, द नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो भी हमारी इकोनॉमी में वो फिक्स है, तभी तो आप ये लाइन बना पाएंगे, फिर नहीं तो आप यही कहेंगे कि सर इंक्रीज कर दो, तो वो फिक्स कहां हुए, सर आप डिक्रीज कर दो तो फिक्स कहां हुए। सबसे पहले सांस लीजिए, तो मान लीजिए सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है, जितना भी रिसोर्सेज है वो दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ए और बी, यानी कि आपका एक गुड आप यहां जो मेंशन करते हो, एक गुड्स आप यहां मेंशन करते हो, दो गुड्स, तीसरे चौथे गुड्स की नहीं, मान लीजिए बाय डिफॉल्ट दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारा रिसोर्स लगा दिया, सब टेक्नोलॉजी लगा दिया, सब कुछ रिसोर्स जो भी है वो फुली एंड एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, एंड रिसोर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। और हमें मान लीजिए कि वो दो ही गुड्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, और आपको जो कुछ भी करना है, अगर इसको ज्यादा करना है तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको ज्यादा करना है तो इसको कम करना पड़ेगा, यानी कि आप फिर सोच रहे होंगे, चकरा गया होगा दिमाग। तो देखिए भैया, दो गुड्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया, गन्स एंड बटर्स का, गन्स एंड बटर, सिविल वॉर एंड, यही बताया, गन्स ज्यादा करेंगे बटर कम करना पड़ेगा, बटर ज्यादा करेंगे गन्स को कम करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, यही तो बताया है। अरे इन्हीं दो में ही रिसोर्स वेस्ट करना है सारा, तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आ जाइए जरा एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में आपने ये माना, कंडीशन ए क्या कहती है, कंडीशन ए क्या कहती है कि आपने सारा पैसा गन्स पे लगा दिया, तो बटर के लिए क्या बचेगा, ठिंगा, जीरो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। इस बॉक्स को छोड़ दीजिएगा, इस बॉक्स को छोड़ दो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फर्म समझने के लिए यही काफी है, ठीक है। सेकंड केस पे आए, सर आपने 20 यहां लगाया तो एक बचा, टोटल हमारे पास कितना है, 21 है, आपने 18 लगाया तो कितना बचेगा, 2। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए, थिंक 21 नहीं रखा है इन्होंने, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लिया है कि इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे घटा रहे हैं और यहां धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई पॉइंट बना लिया। आप अपनी तरफ से भी पॉइंट रख सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी पॉइंट रख सकते हैं, इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, इसको जीरो कीजिए, फिर ये जीरो होगा, अपोजिट मैक्सिमम जीरो, इसको ऐसा याद 0 1 2 3 4 5 6, इसको घटाते घटाते लाइए और जीरो कर दीजिए। अब कर्व आएगा, कर्व इस तरीके से आएगा आपका, वो कर्व है। तो जब आप मैक्सिमम 21 यूनिट गन की कर रहे थे, बटर की क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे। 21 गन का था, बटर का क्या था, जीरो था, पहली कॉम्बिनेशन सिचुएशन ये थी। जब आप उसको 6 कर रहे थे, जब आप गन का जीरो कर रहे थे तो 6 बटर का कर रहे थे, दूसरी सिचुएशन मैक्सिमम ये है। तो इधर आपने गन्स लिख दिया, इधर आपने बटर रख दिया, इन्हीं के बीच में आपका रिसोर्स है, और यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाता है, पीपीएफ या पीपीसी। इसके बीच में तमाम कंडीशंस होंगी, तमाम कंडीशंस कौन सी होंगी ये देखिए, ये 18 है, ये 2 है, ऐसे घटते हुए टेबल समझिए, ये इतना है, ये इतना है, ये बढ़ गया, ये कंडीशंस है तमाम, ये कंडीशन तमाम है। यहाँ ये 21 है, यहाँ ये 1 हो रहा है, यहाँ ये बिल्कुल 21 है, यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 18 है, यहाँ ये 2 है, 15 है, 5 है। टेबल को समझने की आदत डालनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि देखो मैक्सिमम ए है पॉइंट है और जी पॉइंट है, उसके बीच में बी सी डी ई एफ भी है, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही एडिशनल आप जानते हैं। एबीसीडी को आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व बनेगा कैसे, तो इसके लिए आपको ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। When we joined A, B, C, D, E, F and G, we get a curve and that is called production possibility frontier or production possibility curve. ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। 21 पे 0 था, उसका 18 किया, 18 में से कितना सैक्रिफाइस, 3 सैक्रिफाइस किया, तब जाके 3 वो मिला। कितना सैक्रिफाइस किया, 3 किया। अरे जितना इस पे मिल रहा है यही सैक्रिफाइस हो रहा है, जितना ये मिल रहा है भैया यही सब सैक्रिफाइस्ड हो रहा है। इसीलिए आपको देखोगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 जो ये मिल रहा है वही तो। अरे अगर ये सब करते नहीं तो ये सब बढ़ता, ये सब घटा है, क्योंकि ये सब बढ़ा है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना मिला है, यही एडिशन होके मिला है। वाई इंक्रीजिंग एमर्जी कॉस्ट ऑपरेट, क्योंकि भाई साहब आपके पास 2 ही गुड्स हैं, आपको उन्हीं में ही रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करना है। आप एक को ज्यादा करेंगे दूसरा बिल्कुल कम हो जाएगा, दूसरे को थोड़ा ज्यादा करेंगे वो कम हो जाएगा, वही केस इसमें लिखा हुआ है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, आसान है, आसान है, बहुत आसान है ये भी। मार्जिनल मतलब जहां भी निकले तो समझ लिया करो कि एडिशन की बात कर रहे हैं, मार्जिनल जहां भी निकले मतलब एडिशन की बात कर रहे हैं। सो मार्जिनल रेट क्या है बेसिकली
यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइड बाय यूनिट गेन, जितना आपने सेक्रीफाइस किया जितना आपने मिला। अब मान लीजिए वहां से 3 सेक्रीफाइस किया और 3 ही मिला, तो आपका एमआरटी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे पिछले का था। फॉर एग्जांपल गन्स एंड बटर में आप देख लीजिए, तो वहां क्या था, कितना गन सेक्रीफाइस कर रहे हैं जब बटर आ रहा है, यहाँ गन्स था यहाँ बटर था, यहाँ आपने 0 हुआ था तो लास्ट में 6 था, तो यहाँ से इतना सेक्रीफाइस किया तब जाके 6 मिला, वरना ये इधर होता तो ये 0 होता। बस यही एमआरटी है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल 20 यूनिट्स ऑफ गन एंड 1 यूनिट ऑफ बटर, जो सेकंड आपने देखा था, कैन बी प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग फुल एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज, उसको ही आप देखोगे तो जितना सेक्रीफाइस का रेशियो है वही है। बहुत सिंपल है, मैंने डायग्राम से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी कर्व डाउनवर्ड क्यों है सर, ये क्या होता है? ये देखिए, ये कर्व हमेशा यू बनेगा, आपको बनने के बाद कुछ भी लगे। अगर कोई ये सोच रहा हो कि सर ने कर्व यू बना दिया, यू बना दो, यू नहीं बनता बच्चा कर्व, अभी ऐसे नहीं बनेगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना, कर्व जो है यूं देखोगे यूं ही बनेगा, डाउनवर्ड ही रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर। बिकॉज पीपीसी क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, गन्स एंड बटर का, राइट, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। इन केस अगर आपको और गुड्स प्रोड्यूस करना है तो आपको पहले को डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, ये मान लीजिए गन्स है, ये मान लीजिए बटर है। अब आपका ये यहां अगर गन ज्यादा है तो ये क्या है, 0 है, ये मैक्सिमम ये 0 है, ये इसके लिए तो ये भाई समझेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ समझ रहे होंगे, टेंशन ले रहे होंगे बेवजह। ये तो सिर्फ एक लाइन बना दिया, टेबल आप देखोगे तो समझ जाओगे। देखिए ये 21 था, इसके लिए ये 0 1 2 3 4 5 और 6, यहां ऐसा मान लीजिए 10 5 10 15 20 25 और आगे कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका ये मैक्सिमम होगा, ये तो 0 है ना, ये तो 0 है, तो अगर मान लीजिए इसका ये घटेगा, अगर ये नीचे आया है तो इसके लिए तो ये बढ़ा ना इधर, ये और घटेगा तो इसके लिए तो बढ़ा ना इधर, ये देखो ना इधर घट रहा है, ये तो बढ़ रहा है, इसके लिए ये आया तो सोचो ये कितना होगा, ये तो इतना गिरा और ये कितना बढ़ा, तो एक गिरेगा एक बढ़ेगा, यही होता है भाई साहब पीपीसी कर्व डाउनवर्ड रहने का रीजन। पीपीसी कर्व कॉनकेव क्यों है, अब लीजिए बताइए, ये भी लीजिए, एक भी बात है, ये ही शेप क्यों है? आप कह देंगे सर ये क्यों नहीं है, आप कह देंगे सर और क्या बन सकता है, और कुछ बना, ऐसे बना लो सर, ऐसा बना लो, कुछ बना लो। सो पीपीसी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी के कारण। क्यों? जब आप 21 ले रहे थे ये 0 था, तब आपने 18 किया, ये 3 किया, ये जो बढ़ रहा है ना, इसके कारण आप पॉइंट सेट करेंगे, अपने आप आ जाएगा। बिकॉज ये माना जाता है कि कोई भी रिसोर्स जो वो इक्वली एफिशिएंट नहीं हो रहा है सारे गुड्स को बनाने में, क्योंकि हमें एक को बढ़ाना है तो दूसरे को गिराना होगा। बार बार वही कह रहा हूं, बार बार वही पढ़ा रहा हूं। सो रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर गुड्स एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज हैव टू बी एम्प्लॉयड, दिस रेजिस कॉस्ट एंड दिस रेजिस एमआरटी। तो उसी की वजह से आपका एमआरटी बढ़ता जा रहा है। वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, क्या पीपीएफ पे ऑपरेट करते हैं कि मतलब हमेशा कम बढ़ती वाला? तो सुनिएगा, इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली व्हेन, जब रिसोर्स पूरे यूटिलाइज होंगे, टेक्नोलॉजी पूरी यूटिलाइज्ड होगी। इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट, अगर बाहर गई, अगर ये बाहर वाला कर्व बना, अगर ये बना तो ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड पे बनेगा, और ये बना तो रिसोर्स के वेस्टेज होने पे बनेगा। ठीक है। सो कैन पीपीएफ बी ए स्ट्रेट लाइन, क्या पीपीएफ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है? सो पीपीएफ कैन बी ए स्ट्रेट लाइन इफ वी अज्यूम, अगर हम अज्यूम कर लें कि एमआरटी ही कांस्टेंट है, मतलब आपका ये 21 है, ये 16 कुछ भी हो रहा है, यहां पे सब 0 0 0 0 है, तो मतलब ये सब बराबर बढ़ रहा है। So if it is possible only when we assume that all resources are equally efficient in production of all goods. अब हम ये कह रहे थे इससे पहले कि प्रोडक्शन सारे गुड्स कैसे कर सकते हैं? सोचो आप भैया, एक गुड्स को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे को गिराना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो रिसोर्सेज सब कुछ कर सकता है, वॉर गुड्स भी प्रोड्यूस कर देगा, बटर भी वही कंपनी बना देगी, वही कंपनी गन तोप गोले सब बना, ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो पीपीएफ स्ट्रेट लाइन है, वरना ये है। कैन बी पीपीएफ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्या ये कॉन्वेक्स हो सकता है? सो पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इफ एमआरटी इज डिक्रीजिंग, यानी कि लेस एंड लेस यूनिट आप कंट्री का मतलब कॉमोडिटी का सेक्रीफाइस कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा यूनिट पाने के लिए, तो हो सकता है। सो इन केस पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स शेप्ड हो सकता है। सो ये ध्यान रखना, बोथ दिस सिचुएशन की पीपीएफ बीइंग अ स्ट्रेट लाइन और पीपीएफ बीइंग कॉनकेव शेप्ड, ये सब नहीं होता है, वही कॉनकेव ही चलता है, रियलिटी यही है, तो ज्यादा दिमाग इधर नहीं लगाना। पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। पीपीएफ क्या इलस्ट्रेट कर रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों?
अरे गन्स को छोड़ के आप बटर पे जा रहे हो, बटर को छोड़ के आप गन्स पे जा रहे हो, यही कर रहे हो ना। अगर आप ज्यादा बटर प्रोड्यूस करोगे क्या होगा, गन कम हो जाएंगी। एज वी मूव फ्रॉम ई टू एफ, वो पॉइंट पे आ जाइए, ई टू एफ पे, पॉइंट पे आ जाइए, ई टू एफ। क्या ही है उसमें, कुछ भी नहीं है, देखिए आइए बताइए, लीजिए देखिए। जब आप ई टू एफ पे आ रहे हैं तो आप क्या ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बटर। बट जब आप एफ टू ई जाएंगे क्या होगा, आप प्रोड्यूस करेंगे गन। तो एक ज्यादा होगा एक कम। समझ में आए, समझ में आए कि नहीं आए, समझ में आए, समझ में आ गया। चलो, कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इफ मार्टी इज डिक्रीजिंग। ये मैंने आपको बता दिया है, आई थिंक ये रिपीट पे है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैं डन हो चुका है, मैं लिख देता हूं, ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है। पीपीएफएस ट्रांसफॉर्मेशन कर, बहुत आसान है। पीपीएफ इंडिकेट क्या कर रहा है कि भैया गुड्स को आप एक को यूज करेंगे ज्यादा, दूसरे को करना होगा कम, इसको करेंगे ज्यादा, इसको करना होगा कम। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ वन गुड इनटू अनदर। सो व्हेन वी मूव डाउन द कर्व वी ट्रांसफॉर्म गन्स इनटू बटर। इधर गन्स है, इधर बटर है। इधर की तरफ झुकना क्या बता रहा है कि आप बटर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, गन कम। ऊपर की तरफ आना क्या बता रहा है, गन ज्यादा बटर कम। यही है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, यही है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अगले पे आते हैं चेंज इन पीपीएफ। चेंज इन पीपीएफ दो तरीके से नजर आएगा, या तो शिफ्ट इन पीपीएफ या रोटेशन ऑफ पीपीएफ। शिफ्ट इन पीपीएफ या रोटेशन इन पीपीएफ। पीपीएफ तब शिफ्ट करेगा जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि आपका जो ये चीज आपने देखी थी, ये शिफ्ट राइट और लेफ्ट, ये कब हो सकता है, जब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए या डाउनग्रेड हो जाए। देख लो यही लिखा है। रोटेशन कब हो सकता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। ये तो दोनों गुड्स के मामले में है, ये चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ वन गुड्स के मामले में। मान लो इसी लाइन से, अब एक गुड ही तो है यहां, तो ये तो जीरो हो गया, यहां तो दोनों गुड्स को इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट हो रहे। देखो इस तरफ गन, इस सबके बाहर इंडिपेंडेंट है, यहां एक से टच है। तो रोटेशन होती है एक गुड को लेके, बट शिफ्ट होते हैं दोनों गुड्स को लेके। तो पढ़ते हैं, समझते हैं। शिफ्ट इन पीपीएफ जब होगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द बोथ द गुड्स। तो देखिए पहले इस डायग्राम को देखिए, राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा, मैंने आपको क्या बोला, राइट है ना, अच्छी बात है। तो ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है सोचिए, व्हेन देयर इज एन एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए या रिसोर्स की ग्रोथ हो जाए। लेबर 10 थे, लेबर 50 आ गए, रिसोर्स होगी की, रिसोर्स की क्या होगी, ग्रोथ होगी। For example, if there is an increase in resource for production of butter and guns, we can produce more of the goods. In such case, existing PPF will shift to the right. अगर आपकी guns and production पहले कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसका मतलब प्रोडक्शन राइट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ये सब आप देख सकते हैं क्यों होता है। जब आपका मान लो बंदा पढ़ लिख ज्यादा जाए, स्किल आ जाए, उसके पास कोई कौशल विकास योजना में जाके सीख के आ गया, तब। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होता है, जब ग्रोथ और रिसोर्स दोनों खराब हो जाए। ये अंदर की तरफ। नेक्स्ट है रोटेशन। ये कब होता है, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए बट विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। अब देखिए पहले डायग्राम समझिए, देखिए राइट वर्ड रोटेशन, लेफ्ट वर्ड रोटेशन। व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस से बटर, देन पीपीएफ विल रोटेट टू एबी टू एसी। पहले आप ओरिजिनली ये कर रहे थे, अब आप यहां पे यही है, बट अब आप यहां पे ये कर रहे हो, ठीक है। और अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई इसके लिए तो ये है, बट अगर टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो गई तो उसके लिए ये है। बट इसमें और सर पहले में क्या फर्क है, पहले में फर्क देखो, समझो क्या लिखा है। व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। केवल आप एक के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, आप मशीन लेके आए जो बटर प्रोड्यूस कर सकती है, गन नहीं, तो बटर की ना प्रोडक्शन बढ़ेगी। यार क्या टेंशन ले रहे हो तुम लोग, समझेगी नहीं, समझेगी नहीं। अरे जब मशीन लाओगे बटर की तो बटर बढ़ेगा ना भाई, गन थोड़ी बढ़ जाएगी उससे। गन चलाओगे, किसी मुंह पे गोलियों की जगह बटर निकालोगे, चीज निकालोगे। तो इसलिए जब ऐसे केस होते हैं तो ये भी ऑब्वियसली सिंपल है। अब आप गन्स की मशीन लेके आए हो, बटर की मशीन नहीं लेके आए हो, तब ये बन गया। देखो कितना बढ़िया काम है, कितना बढ़िया काम है। इकोनॉमिक्स से आसान कुछ भी नहीं है। एजम्पशन मान लीजिए पीपीएफ के लिए, तो हमने ये माना था रिसोर्सेज फिक्स्ड होते हैं, ये भी माना था। रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होते हैं, ये भी माना था। रिसोर्सेज के साथ दो गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगे, गन्स एंड बटर, ये भी माने। बाय डिफॉल्ट रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है, सारे गुड्स प्रोडक्शन करने में किसी एक को ज्यादा करेंगे तो किसी एक को कम। पहले को ज्यादा करेंगे, दूसरे को कम, दूसरे को ज्यादा करेंगे, पहले को कम। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी सब कुछ कॉन्स्टेंट है। पीपीएफ को हम जो है एक शेड्यूल के थ्रू बना के समझा था। तो आप लोग इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ा करो, हमारे तो 100 मार्क्स आए हैं, क्या सामान दही बल्ले की, तुम लोग लग रहे हो एकदम झकास। सो चालाक बनो ब्रो और समझदार बनो और ऐसे ही पढ़ते रहो। अब तो खैर ये
इमेज हो गई है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुझे लगता है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स मैंने पूरा एक ही पार्ट में करा दिया है और आपको समझ में आ भी गया होगा। आ गया ना? आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाना और जरूर बता देना मुझे, वहां पे लिख देना। कोई डाउट रहे तो जरूर बताना, अच्छा लगे मजा आया तो भी बता देना है। सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है, आपकी प्रतिक्रिया, आपके इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, आपके डिजायरेशन और कंटेंट में आने वाले डाउट की एक्सपायरेशन, सब कुछ जरूरी है। तो बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्या करना है मेरे यार, इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट नहीं आएगा, बहुत बेसिक तरीके से समझा है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय, सी यू।